खबरों का सारथी। संजय सिंह के समर्थन में हजारों समर्थकों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन। आज ईडी की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद होनी थी पेशी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे संजय सिंह। 5 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेशी। 5 अक्टूबर से ईडी की रिमांड में है संजय सिंह। आप विधायक अमानतुल्लाह के घर पर ईडी की रेड। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। सिक्किम में कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी भारतीय सेना। चुंगथांग में बनाया पुल। जीरो की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने इसरो से मांगी मदद। इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथियों के बीच युद्ध के बीच खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। समर्थन में उतर सकता है मुस्लिम संगठन। यूपी के जनपदों में सुरक्षा के होंगे कड़े बंदोबस्त। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अलर्ट मैसेज। आपातकालीन चेतावनी का हो रहा ट्रायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के जेल जाने के बाद आज सुबह ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर भी छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत ईडी ने अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर आज सुबह एक साथ छापेमारी की है। मामला वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा है। हवाला लेन देन के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को विधायक अमानतुल्लाह खान के परिसरों पर छापे मारे हैं। खान दिल्ली विधानसभा में ओखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी नियुक्तियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की एक प्राथमिकी और दिल्ली के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की एक प्राथमिकी पर संज्ञान लिया है। खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहां हम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और विधायक अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं। इनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जाता है। एक साथ कई जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बार भाजपा मुख्यालय के घेराव करने की कोशिश की गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगह से पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल मार्ग पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के केंद्र अधिकारी हैं जो इनके खिलाफ बोलता है उसे जबरन मुकदमे किए जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई जगहों पर झड़प भी हो गई है और आपको बता दें कि कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे। सितारगंज से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए, एक तरफ हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय सिंह के बाद अब विधायक अमानतुल्लाह खान पर छापा हुआ है, जिसके बाद अब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की। अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है और पुलिस से भी इन कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय के घेराव करने की कोशिश की गई है। तो भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। अलग अलग जगह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिसके बाद भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। अलग अलग जगहों पर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, पुतला फूंकने की कोशिश की गई, जमकर नारेबाजी करते नजर आए हैं कार्यकर्ता और उनका कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर इस तरीके का एक्शन लिया जाता है। तो अलग अलग जगहों से कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली से ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भाजपा मुख्यालय का घेराव किया गया है। अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली से ये तस्वीरें आप देखिए। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई है। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हटाने की, रोकने की कोशिश की।
तो ये दिल्ली से बड़ी जानकारी, अलग अलग जगहों से आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बताते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में, जहां पर आदर्श आचार संहिता लागू के कुछ समय बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कोंडागांव की पूर्व मंत्री व वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को कोंडागांव विधानसभा 83 से उम्मीदवार बनाया गया है। लता उसेंडी ने कोंडागांव विधानसभा से टिकट मिलने पर कहा कि कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बनाते हुए एकजुटता के साथ इस विधानसभा से अच्छे परिणाम लाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है, बस्तर की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय भर्तियों के समापन के बाद यहाँ पे जो दिक्कतें हमारे युवाओं को आ रही है, हमारे बेरोजगार भाइयों को आ रही है, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस की नाकामी है। पीएचसी का मामला हो, चाहे अन्य भर्तियों में घोटाले का मामला हो, जो स्पष्ट हम सबके सामने है। अब वो समय आ गया है कि इस प्रदेश का युवा जो है सजा देने वाली है कांग्रेस को, और आप ये स्पष्ट रिजल्ट पे कोंडागांव विधानसभा पे भी देखने को मिलेगा। सुकमा से, जहां पर कोंटा विधानसभा 90 के विधायक उम्मीदवार मासा मटकामी से चुनावी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पहुंचकर जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र में जारी किया है, उसे जनता के बीच में पहुंचाएंगे, जिससे कोंटा विधानसभा बीएसपी पार्टी विश्वास जताया, जिससे पार्टी को मात देकर जीत हासिल करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो मल्टी हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा और महिला सशक्त समूह को। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाली इकलौता नगर पालिका निगम चिरमिरी, जहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है। आपको बता दें कि चिरमिरी में नगर पालिका निगम द्वारा नए बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है, जबकि लगभग 50 मीटर की दूरी पर पहले से ही बस स्टॉप बने हुए हैं। पुरानी बस स्टॉपों की मरम्मत न करते हुए दोबारा नए बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है और दुरुपयोग करते हुए चिरमिरी शहर में किस प्रकार से विकास की गंगा बहाई जा रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब देखना होगा कि इस बस स्टॉप से लोगों को किस प्रकार का लाभ मिलेगा। देखिए, न केवल काली मंदिर के पास ही चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में यात्री प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है, लेकिन जिन जगहों पर यात्री प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है वहां से लगभग 10 कदम या 20 कदम या 50 कदम की दूरी पर पहले से ही यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है। उसका देख रेख नहीं हो पा रहा है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उसको मरम्मत करने के बजाय नया नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है, यात्री प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। ये सीधा सीधा शासन के पैसे का दुरुपयोग और बंदरबाट है। दुमका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 8 अक्टूबर की रात को हंसडीहा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू को सूचना मिली कि हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगवारा पहाड़ के पास 2 युवक अपने बिना नंबर के काले सिलेटी रंग के कार के पास बैठ अपराध की योजना बना रहे हैं। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी हंसडीहा द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों को दी गई और थाने में उपस्थित पुलिस अवर निरीक्षक सचिन कुमार मिश्रा और सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार पासवान और सशस्त्र दल को लेकर पगवारा पहाड़ी के पास पहुंचे। पुलिस को देख अपराधी छिपने का प्रयास करने लगे। थाना प्रभारी ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बलों के सहयोग से दोनों अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ा है। एसपी महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधकर्मी किस्म के कुछ लोग एक बिना नंबर की गाड़ी से हंसडीहा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है जो अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना को थाना प्रभारी हंसडीहा को बताया गया और एसपी महोदय के निर्देशानुसार कल हंसडीहा पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें एक बिना नंबर का कार, चोरी का कार और 2 अपराधकर्मी को पकड़ा गया है। उनके पास से एक देसी पिस्टल है जिसमें
गोलियां लोड थी। उसके बाद में जो दूसरे अपराधकर्मी हैं उनके पास से भी 2 गोली बरामद हुआ है और ये किसी अपराध करने के उद्देश्य से ही ये आए थे। यमुनानगर की आईटीआई में रामलीला के स्टेज को लेकर के रामलीला प्रधान व सब्जी मंडी के प्रधान आपस में भिड़ गए और हाथापाई हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर की आईटीआई की सब्जी मंडी के अंदर पिछले 20 सालों से लगातार रामलीला होती आ रही है और आज भी जब मिलकर 5 स्टेज लगाए जा रहे थे तो इसको लेकर के मंडी प्रधान ने उन्हें अपने स्टेज की चौड़ाई को थोड़ा कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सड़क के बीच में अपने स्टेज को लगा लें ताकि इसे रेडी चालकों को भी अपनी सब्जी बेचने में परेशानी ना हो, ना ही रामलीला वालों को किसी भी तरह की परेशानी हो। यहाँ पे स्टेज लग रही है, हर साल की भांति यहाँ पे हर साल होता है, इस साल भी ये लग रही है। ये यहाँ पे सब्जी मंडी रेडी यूनियन के प्रधान अपने आप को कहते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे बिल्कुल, ये देखो आप नीचे देखो, ये भाई साहब ये सिर्फ हमारे झगड़े को देख के तो ये आगे हैं। ये जो नीचे सब्जी की सारा गंद पड़ा हुआ है ना, ये कभी सफाई करने नहीं आते, कभी किसी को नहीं फोन करते। यहाँ पे हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे देखो हमारा क्या हाल होगा, इन लोगों का क्या हाल होगा सबका। ये कभी भी सफाई के लिए किसी को कहने नहीं आते। इसके लिए आपने कभी निगम में शिकायत की? हम रोज झाड़ू मरवाते हैं यहाँ पे सुबह। मेरे पास आए राजूपुरा जी, मैंने कहा हमने रामलीला करनी है। हमने कहा भाई पीछे ऑफिस है, वी ऑफिस है, इसमें डिस्पेंसरी है, पीछे कारें भी जाती हैं, मोटरसाइकिल भी जाती है, वो रास्ता छोड़ करके और सड़क के बीच में अपनी स्टेज लगा लो और जहाँ रेडियो की जगह वो छोड़ देना। जो संगत बैठेगी आपकी दुकान में आके बैठ जाएगी। मैंने ये बोला, इन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही हो जाएगा। पर मैं यहाँ आया हूँ, रेडियो वालों ने फोन किया कि जहाँ रेडियो लगती है वहाँ भी इन्होंने स्टेज लगा दी। तो मैं सिर्फ ये बोलने आया था कि भाई जो रामलीला की स्टेज हो आपकी लग चुकी है, आप रामलीला करो, भगवान का नाम है, आप लोग कोई मना नहीं करता। लेकिन ये रेडियो की जगह भी इन्होंने इस बार हर बार नहीं लगाते स्टेज, यहाँ पे ये वाली स्टॉल नहीं लगाते। 20 साल से रामलीला कर रहे, किसी ने कोई मना नहीं किया। इस साल इन्होंने यहाँ भी लगाई। हमने कहा भाई इसको हटा करके थोड़ा साइड में कर लो ताकि लोगों का रोजगार भी चलता रहे, आपकी रामलीला भी हो जाए। सिर्फ ये बात हुई है। इतनी बात पे आके इन्होंने बात नहीं करी, मेरे से बात नहीं करी। आके क्या चाहता है तू? इन्होंने उल्टा सीधा गरम दोनों भाई, एक रिंकू और एक राजू जी, दोनों आकर के तेरी गर्दन काट देंगे, तुझे जान से मार देंगे। अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर नगर निगम की ओर से वार्ड के अंदर जगह पर शिलान्यास किया जा रहा है और इसी को लेकर बैंक कॉलोनी में भी 25 दिन पहले नगर निगम मेयर के द्वारा गली के निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया गया था। लेकिन काम न शुरू होने पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने शिलान्यास को ही कहा और प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस बार वो चुनाव में किसी भी भाजपा नेता को अपनी कॉलोनी में घुसने तक नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही सुविधाओं का अभाव रहा है। हर तरफ गलियां टूटी पड़ी हैं। लॉलीपॉप दिया गया हमारी कॉलोनी को जी। आने वाले टाइम में हम इसका जवाब देंगे, अच्छी तरह देंगे जी। अब यहाँ से भी और इधर दोनों तरफ सब कॉलोनी वाले मीटिंग करेंगे। कोई भी बीजेपी का बंदा है उसको घुसने देंगे ना, बैठने देंगे ना, किसी को वोट देंगे। हमारी जिंदगी ऐसी नरक बना रखी। अभी 5-7 दिन पहले मैं घरवाली को लेकर जा रहा था मोटरसाइकिल पर, रामा कृष्णा स्कूल के आगे एकदम मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हुई, घरवाली की यहाँ से हड्डी टूटी पड़ी, मेरे घर पड़ी जाकर। और उसे मेयर को भी और जो एमसी है ना, आने वाले टाइम में यहाँ घुसन नहीं देने के, बिल्कुल नहीं घुसन देने के। हमने और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ऑटो में सफर करते वक्त विशेषकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर रेवाड़ी की यातायात पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक संजीव बलहरा की अगुवाई में ऑटो चालकों को यूनिक आईडी नंबर का स्टिकर दिया गया है, जिस पर ऑटो का नंबर और ऑटो चालक का नाम व नंबर रखा होगा, वो ऑटो पर लगाना होगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर कोई ऑटो चालक ये स्टिकर अपने ऑटो पर नहीं लगाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो ऑटो में बैठने से पूर्व ऑटो चालक की आईडी जरूर नोट करें। पूरे रेवाड़ी में हमने जो ऑटो जो सवारी वाले हैं ये लगभग 670 चिन्हित किए गए हैं और इनके ऊपर हर ऑटो पे एक यूनिक आईडी, जिसके ऊपर ऑटो का नंबर और एक सीरियल नंबर और ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर। ये महिलाओं को सुरक्षित सफ़र के लिए और आम जन को सुरक्षित सफ़र के लिए
ये अभियान चालू किया है कि जो भी हमारी बच्चियाँ या महिलाएं या कोई भी आमजन ऑटो में सफ़र करता है तो उस ऑटो का नंबर और उसका सीरियल नंबर और ऑटो के ड्राइवर उसके मोबाइल नंबर का पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार हमेशा से ही प्रयास करती आई है और इसी को लेकर किसानों पर जुर्माना भी किया जाता है। साथ ही सरकार के द्वारा किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ की राशि फसल प्रबंधन के लिए भी दी जाती है, लेकिन फिर भी आग की घटनाएं जारी हैं। इस विषय पर अधिकारियों और किसानों दोनों का पक्ष जानने की कोशिश की तो इन सब के बाद भी किसान आग क्यों लगाते हैं? आखिर किसानों की माने तो आग लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगली फसल की तैयारी के लिए खेत का खाली होना जरूरी है। किसानों का कहना है कि जो राशि सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए देती है वो काफी कम है। प्रबंधन के लिए 4 से 5 हजार एकड़ खर्च आता है और अगर किसान पराली को खेत में ही नष्ट करते हैं तो खर्च के साथ अगली फसल में नुकसान भी उठाना पड़ता है। फसल अवशेष प्रबंधन में इस बार बहुत बढ़िया काम हुआ है और सारे हरियाणा में ही काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल है। विभाग ने तो जो अपनी ओर से कार्रवाई की, मेले लगाए या जागरूकता शिविर चलाए, लेकिन किसान भी बढ़ चढ़कर इस स्कीम में, इस योजना में हमारा साथ दे रहे हैं। CRM स्कीम है ये, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन। किसान भाई जिन्हें आसानी से मशीनें अवेलेबल हो रही हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बाहर से भी मशीनें मंगवा कर बेल बनवा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र DC शांतनु शर्मा और कुरुक्षेत्र RTA उर्मिला शोकंद ने थानेसर शहर में स्कूटी सवार 150 महिलाओं को हेलमेट वितरित किए हैं। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी को बाइक पर चलते समय हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। आमतौर पर देखने में आया है कि लापरवाही की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कई जानें चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर और महिलाएं भी रह गई हैं तो वो उनको भी हेलमेट वितरित करेंगे ताकि दुर्घटना में किसी की भी जान न जाए और दुर्घटना में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगाया जा सके। अगली खबर है बरवाला से, जहां पर ब्लॉक बरवाला के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने अपनी अलग अलग मांगों के लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय परिसर में सरकार की नीतियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया है। के न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक प्रधान सुंदर चौहान ने और महिला कर्मचारी ने बताया कि सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और उनके वेतन को 26,000 रुपए करने की मांग को लेकर 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगली खबर है राजसमंद से, जहां पर कुंभलगढ़ विधायक से जुड़ी खबर आपको हम बताते हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 अक्टूबर को हिंदू संगठनों के द्वारा निकाली रैली में विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिया था विवादित बयान। केलवाड़ा थाने के कांस्टेबल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह राठौर। तो कुंभलगढ़ से क्षेत्र से विधायक हैं सुरेंद्र सिंह राठौर। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, राजसमंद से ये खबर, जहां पर कुंभलगढ़ विधायक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है मेहंदीपुर से, जहां पर सरकारी स्कूल के कमरों के निर्माण में अनियमितताएं, 2 कमरों के निर्माण में अनियमितताएं बरतने का एक मामला सामने आया है। विद्यालय परिसर में 2 कमरे का भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण में लग रही घटिया किस्म की सामग्री और लोफों ने निर्माण कार्य रोककर जताया विरोध। मंत्री ममता भूपेश द्वारा कराया जा रहा निर्माण 10 लाख से स्कूल में 2 कमरों का निर्माण हो रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जाता है। उसके बावजूद आपसे भी मैं बोल रहा। दयन साहब, नाम क्या है आपका? नाम क्या है?
अगली खबर है औरंगाबाद से, जहां पर जिले में अल्पसंख्यक समाज को बिहार सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ जिला प्रशासन की सफलता के चलते न के बराबर मिल रहा है। वहीं ये रिपोर्ट उस समय पता चली जब अल्पसंख्यक आयोग की जांच टीम औरंगाबाद पहुंची। अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन जिले में लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सियाजुल हक राजू ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार हम सभी जिलों का भ्रमण कर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। किस जिले में किस किस योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, औरंगाबाद के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। औरंगाबाद जिले का रिपोर्ट सबसे खराब और असंतोषजनक है। कहा कि जिला प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इसका जांच कर सही रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इसकी सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। अधिकारियों द्वारा कि डीएम साहब द्वारा रात पर पत्र को दिया गया है विभिन्न विभागों के लिए। अब रात से क्या तैयारी हो सकती है आप जानते हैं, इसलिए ये रिव्यू हम लोग का अधूरा रहा। हमने ये बोला है संबंधित अधिकारियों को कि जो परिपत्र हमारे ऑफिस से प्राप्त है 1 हफ्ता के अंदर उसका जवाब हमारे कार्यालय को चाहिए, अन्यथा हम सरकार के ऊपर विरोध लिखेंगे। आपका अल्पसंख्यक कल्याण प्राधिकारी जो महिला है वो बेचारी बहुत मेहनती है, उसकी ईमानदारी में कहीं हम फर्क नहीं है, लेकिन जितना गड़बड़ी हुआ है उच्च स्तरीय हुआ है और डीएम के वजह से हुआ है। डीएम इसको लाइटली लिया है अल्पसंख्यक आयोग को। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि डीएम साहब शायद अल्पसंख्यक आयोग को ताकत को नहीं जानते। और अगली खबर आपको हम देवबंद से बताते हैं, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथियों के बीच युद्ध के बीच खुफिया एजेंसियों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में उतर सकता है मुस्लिम संगठन, खासकर जुमे की नमाज के दिन विशेष सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने हिदायत दे दी है। कई जनपदों में हो सकते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का बयान भी सामने आया है। बयान आने के बाद खुफिया तंत्र एक्टिव हो गया है। महमूद मदनी ने भारत से समर्थन से की थी अपील करने की बात और समर्थन करने की अपील की थी। यूपी के जनपदों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने भी हिदायत दी है। यह बड़ी जानकारी आपको हम देवबंद से बता दें। इस पूरे मामले में अब भारत में भी कई जगहों पर खुफिया एजेंसियों की ओर से हिदायत दी गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया है। बयान आने के बाद खुफिया तंत्र भी एक्टिव हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और महमूद मदनी ने भारत से समर्थन करने की अपील की थी। और कल कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। दंगल कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे अखिलेश। रसूलाबाद क्षेत्र के नैला कटरा में कार्यक्रम होगा। सपा नेता फैजान खान के घर पर युवा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। दंगल कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। और आम खबर रसूलाबाद क्षेत्र के नैला कटरा में होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भी अब तेजी पकड़ ली है। कन्नौज लोकसभा के रसूलाबाद विधानसभा में पहुंचेंगे। रसूलाबाद क्षेत्र के नैला कटरा में कार्यक्रम होना है। यहां पर पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो दंगल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रसूलाबाद के क्षेत्र में होगा कार्यक्रम। सपा नेता फैजान खान के घर पर अपने युवा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर रसूलाबाद क्षेत्र के नैला कटरा में कार्यक्रम होना है। तो रसूलाबाद क्षेत्र के नैला कटरा में होगा कार्यक्रम और सपा नेता फैजान खान के घर पर युवा नेताओं से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने तेजी पकड़ी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने तेजी पकड़ी। कन्नौज लोकसभा के रसूलाबाद विधानसभा में अखिलेश यादव पहुंचेंगे।
और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी देखने को मिला है। पहले फार्मासिस्टों को नौकरी नहीं मिलती थी, आज सरकारी व्यवस्था का हिस्सा हमें आयुष सेंटर बनाने हैं, आयुर्वेद के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। ये बड़ी बातें यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं और चिकित्सक अपने संकोच को दूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मासिस्टों को पत्र वितरित किया है। दूसरी ओर अपने संबोधन में उन्होंने ये बड़ी बातें भी कही हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, और उन्होंने कहा कि आज सरकारी व्यवस्था का ये हिस्सा है और अपना संकोच दूर करें फार्मासिस्ट, हमें आयुष सेंटर भी बनाने हैं। इन सभी बड़ी बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में काफी कुछ अहम कहा है। यह अहम खबर आपको बता दें, आयुर्वेद के प्रति लोगों को प्रेरित करने की भी बात उन्होंने फार्मासिस्टों से कही है। तो चिकित्सक अपने संकोच को दूर करें, ये सारी अहम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस कार्यक्रम में कही गई हैं। लखनऊ से खबर, लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पहले फार्मासिस्टों को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये भी हिस्सा है सरकारी सिस्टम का, सरकारी व्यवस्था का ये हिस्सा है। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष की अलग अलग विधाओं के लिए इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सकें, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। 2014 के पहले होम्योपैथ फार्मासिस्ट के लिए सरकारी व्यवस्था में नौकरी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, वो भी बाई चांस, इसको आप मान सकते थे। आयुर्वेद के लिए जो चयनित फार्मासिस्ट थे उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इस सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। और देश की बात में फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता दें, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया से जनता बेहद परेशान है। रामनगर में अधीक्षक के बिना कार्य किया जा रहा है और रामनगर में जनता परेशान हो रही है। अधिकारी बेखौफ, जनता परेशान। ऐसे अधिकारी कब सुनेंगे जनता की पुकार? ट्रांसफर होने के बाद अधीक्षक काम पर नहीं लौटे, तो अधीक्षक काम पर नहीं आते, जो जनता है वो परेशान हो रही है, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अधिकारी बेखौफ, जनता परेशान। तो ये जिम्मेदार अधिकारी आखिर कब इस जनता की पुकार को सुनेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। प्रयागराज से ये अहम खबर सामने आ रही है। आपसे बता दें, प्रयागराज के रामनगर मैया में खड़े हुए हैं, जहां पर आपसे बता दिया जाए कि डेंगू जैसे बीमारी, महामारी से जनता परेशान है, ट्राई कर रही है। वहीं पर रामनगर में अभी तक आपसे बता दें कुछ जनता बैठी हुई है, उनसे बात करवाएंगे। और ये कुर्सी रही, ये अधीक्षक की कुर्सी रही, ट्रांसफर कम से कम बहुत कम 10 से 15 दिन हो गया, लेकिन ये कुर्सी आज भी खाली दिखाई दे रही है। इस कुर्सी पर कोई बैठने वाली नहीं है। जनता दूर दूर से आ रही है। डेंगू की जो बीमारी है और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब इस समय जनता जो इससे ट्राई कर रही है। वहीं पर ये कुछ बैठे हैं, अधीक्षक साहब गेट के सामने इनका ये लगाना है कि अधीक्षक साहब आएंगे, मेडिकल बनेगा, जाएंगे बाहर। लेकिन क्या है आप लोग कितने देर बैठे यहाँ पर? अधीक्षक यहाँ मेडिकल बनाने में कोई तैयारी नहीं, डॉक्टर बिना अधीक्षक के हॉस्पिटल चल रहा है। बिना हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, इससे कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? हम ये कुछ मालूम है? जब से यहाँ ट्रांसफर हुआ डॉक्टर नीरज का, तब से यहाँ कोई आया नहीं है। ये कुर्सी खाली है। और जब मुखिया कहना है कि कोई भी पेशेंट खाली न जाए, सबके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर रामनगर का इतना बुरा दशा है कि बस से बदतर है। अधीक्षक लापता है, अधीक्षक कुर्सी खाली है, जनता परेशान है, अधिकारी मौज में है। आखिर कब तक रहेगा ये? जहाँ ब्रजेश पाठक अन्य दिन स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद वो हर जगह जाते हैं, हर हॉस्पिटल में निरीक्षण करते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे?
कब इस पे कार्रवाई करेंगे? ऐसे जो अधीक्षक हैं, जो लापता हैं, उन्हें कब खोज के यहाँ बैठाएंगे कुर्सी पे? क्या ये कुर्सी खाली रहेगी? ये सवाल पूछती है जनता, जवाब कौन देगा? अधिकारी मौन है, बेखौफ है, आखिर क्यों? बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गुलालपुर गांव में के पास एक खादर इलाके में फार्म हाउस पर डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। पूरा विवाद जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति की गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया, जिसका इलाज चल रहा है। जानकारी मिलते ही मौके पर अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक पहुंचे, डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना गजरौला क्षेत्र में नदी के खादर में आज सुबह 2 व्यक्ति मृत अवस्था में मिले थे, जिनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मौके पर मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शवों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जांच करके इस पूरे प्रकरण का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जौनपुर से है, जहां गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में रामपुर ग्राम सभा के पित्तपुर शमशेर फिलिंग स्टेशन पर संजय यादव ने करीब 50,000 के ऊपर और मंगेश यादव से लगभग 75,000 की छिनैती और मारपीट का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं जालौन के उरई की, जहां पर गुटखे का हब है और यहां पे लगातार गुटखा बनता है और जिससे लोगों को भारी बीमारियां और नुकसान होता है। आज यहां पर छापा पड़ा है। यहां पर जालौन में जिस तरीके से गुटखा बन रहा है और लोगों बढ़ते आगे, जालौन में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी झांसी संजय शर्मा के नेतृत्व में शहर उरई आईटीएम इंदिरा नगर स्थित गुटखा व्यापारी की यहां छापेमारी की गई और यहां छापेमारी के दौरान करीब 5 घंटे तक ये कार्रवाई चली। टीम को जीएसटी चोरी समेत तमाम कानूनी तरीके से गुटखा तैयार करने की सामग्री मिली और इस कार्रवाई से गुटखा का काला कारोबार करने वाले अन्य माफियाओं के दरवाजों पर ताला लग गया। शहर में गुटखा का काला कारोबार वृहद स्तर पर चल रहा है और इसमें सरकार के राजस्व की चोरी तो होती ही है, बल्कि लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बुंदेलखंड में उरई तंबाकू मिश्रित गुटखा की सबसे बड़ी मंडी बन गई है। जहां पर गुटखे का हब है और यहां पे लगातार गुटखा बनता है और जिससे लोगों को भारी बीमारियां और नुकसान होता है। आज यहां पर छापा पड़ा है। यहाँ पर जालौन में जिस तरीके से गुटखा बन रहा है और लोगों को जहर बेचने का काम चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में खलबली जरूर मची हुई है। तो इसको लेकर आज जालौन में गुटखा बनाने वाली कंपनियों पर आज झांसी से आए जीएसटी के अधिकारियों ने छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखा बनता हुआ पकड़ा गया है और उन्होंने कार्रवाई करते हुए बताया कि ये जालौन सबसे बड़ा हब माना जाता है। यहाँ पर गुटखा लगातार बन रहा है। गुटखा तंबाकू मिश्रित गुटखा यहाँ पर जिस तरीके से बनता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये गुटखा नुकसान जरूर कर रहा होगा, जिसको लेकर आज छापा पड़ा और छापे में भारी मात्रा में गुटखे कंपनियों पर छापा मारा गया और गुटखा पकड़ा गया और काफ़ी गुटखे कंपनियां अपने अपने कारखानों को बंद कर भाग गए हैं। 3-4 दिन छापा पड़ेगा जिसमें भारी मात्रा में गुटखा जखीरा पकड़ा जाएगा। देखना ये होगा कि आने वाले समय में गुटखे माफियाओं पर कैसे छुटकारा पाया जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। बढ़ते आगे, खबर इटावा से है, जहां 2 बच्चियों की निर्मम हत्या का मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध को लेकर बड़ी बहन ने ही दोनों सगी बहनों की हत्या की थी और इतना ही नहीं, विरोध करने पर पहले दोनों के फावड़े से गले काटे और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया गया। मामला बलरई थाना क्षेत्र के गाँव बहादुरपुर का है। जो आला कत्ल है फावड़ा, वो बरामद किया गया है। जिस बाल्टी में कपड़े धोए गए थे वो भी बरामद किया गया है। जो कपड़े उस समय पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। कपड़े जिस ब्रश से धोए गए थे वो भी बरामद किया गया है। वह बाकी प्रदर्श बरामद किए गए हैं। हम लोग यथाशीघ्र चार्जशीट दाखिल करेंगे और
प्रयास करेंगे कि जल्दी ट्रायल पाए और सभी गवाहों के बयान कराकर यथाशीघ्र को प्रयास करेंगे कन्विक्शन जल्दी से जल्दी हो। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि पूरे प्रदेश में कहीं भी पर्यावरण को लेकर कोई भी शिकायत आती है तो तुरंत मौके पर पर्यावरण वन विभाग की टीम पहुंचकर जांच करती है और यदि कोई भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। यदि किसी को भी पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या हो तो तुरंत विभाग को सूचना दे, जिससे विभाग सतर्क रहे और कार्रवाई कर सके। मंत्री केपी मालिक ने कहा है कि यदि उद्योगपति या किसी भी व्यक्ति को विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत मुझे सूचना दे। विभाग के प्रति कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण विभाग के साथ साथ एनजीटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। भट्ठे या किसी भी फैक्ट्री की समस्या को लेकर एनजीटी काम करती है और एनजीटी द्वारा किए गए आदेशों का पालन प्रदूषण विभाग करता है। आने वाले कल का यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो माहौल खराब हो जाएगा और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। भैया, सबसे पहले तो मैं आज 13वीं में आया था। हमारी बड़ी बहन के समान अमित की मम्मी और परिवार से जुड़े हुए इसमें कोई उचित तो है नहीं आज, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कहीं भी कोई शिकायत मिलती है हमारी टीम जाने का काम करती है। आपकी ऐसी कोई जानकारी में हो आप बताने का कष्ट करें, है उस समस्या अगर किसी को है वो समाधान करने का काम मैं करूँगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली में पैसे के लेन देन के चलते जमकर खूनी संघर्ष सामने आया। बेखौफ हमलावरों ने दो सगे भाइयों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों के हमले से एक भाई की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हारन के पुरवा गांव का है ये मामला, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना में शामिल दो हत्यारोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भाई को मार डाले सब कोई मिलके, हमारे मामा के लड़का यहाँ थाने में आए भैया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 बजे से बैठे थे, कोई नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, ना कोई सुनवाई। जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो भैया हमारे यहाँ भेजे हैं यहाँ रायबरेली, फिर यहाँ लेके आए हम भैया 2 घंटे के बाद ख़त्म हो गए, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं भैया। नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हारन का पुरवा में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, जहां पर 2 घायल मिले जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान घायल लालता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय गोविंद प्रसाद की मृत्यु हो गई, जबकि उनका दूसरा भाई मतई उपचाराधीन है। लालता प्रसाद की पत्नी की तहरीर पर नसीराबाद थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत है। घटनास्थल निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मृतक लालता प्रसाद की मां रामपति द्वारा कुछ समय पहले कोई ज़मीन बेची गई थी और जिससे उन्हें 14 लाख रुपए लगभग मिला था। इसमें मतई और लालता प्रसाद एक साथ रहते थे, रामगोपाल अलग थे। माँ ने इन दोनों को हिस्सा दिया था, लेकिन रामगोपाल को हिस्सा नहीं मिला था। इसी बात को लेकर रामगोपाल की पत्नी और उनके देवर लालता प्रसाद में कहासुनी हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई और जिसमें कि लालता प्रसाद की मृत्यु हो गई। खबर गोंडा से है, जहां योगी सरकार गरीबों को बेहतर और निःशुल्क इलाज दिलाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और लेकिन कुर्सी पर बैठे लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। गरीब बहुत बड़ी आस लेकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आता है और उसका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, लेकिन यहां पहुंचकर उसके आसपास पानी आशाओं पर पानी फिर जाता है और डॉक्टर द्वारा लिखी गई बाहर की महंगी जांचें, महंगी दवाइयां गरीबों की कमर तोड़कर रख देती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को मोटा कमीशन मिल जाता है। मामला सीएससी कटरा बाजार से सामने आ रहा है। कुछ दिनों से अस्पताल से दवा न देकर बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं और पत्रकारों ने इसकी पड़ताल की तो मामला काफी हद तक सही निकला। मामले में जिलाधिकारी गोंडा ने मौके का औचक निरीक्षण कर सख्त निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी के दौरे के बाद हालात फिर वैसे ही हो गए। जो बच्चा हुआ था ये कहाँ हुआ था? हॉस्पिटल में हुआ था, ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक में हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बताइए वहाँ पे आपको कुछ दवाएं मिली थी? कुछ नहीं मिला दवाई, हमें बाहरी दवाई लिखी नहीं।
अस्पताल से कोई दवा नहीं मिली? हाँ कुछ दवाई नहीं मिला। कितने रुपए की दवाई आपको लेना पड़ा बाहर से? अब बाहर से नहीं लीन का है 1700 का दवाई 1840 के लिखी ना 140 रुपया छड़ावा गया है जो डबल मंजिला बैठा थे सामने। अच्छा कितने बजे दवा लिखे थे? भाई 9 बजे लिखी हूँ। बच्चा कितने तारीख में हुआ था? 5 तारीख में। और दवा उसके उसी दिन लिखे कि दूसरे दिन लिखे? नहीं बिहान पहरते हम 5 बजे भवा है वो वह 9 साढ़े 9 बजे और बिहान दवाई लेते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। शामली से खबर हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ पर रामलीला मंचन के दूसरे दिन नगर में काल का जुलूस निकाला जाता है और जुलूस के दौरान हजारों हिंदू मुस्लिम इसमें शामिल होते हैं। काल के जुलूस में नगरवासियों के अलावा अन्य शहरों से भी काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इस दौरान सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के कैराना में सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। जुलूस का आयोजन लगातार नगर में किया जाता रहा है और इसमें हर समुदाय के लोग हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला कमेटी द्वारा परंपरागत काल का जुलूस निकाला गया। काल बना कलाकार किसी को डराता तो किसी को के माथे पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद देता रहा। बड़े बड़े कदमों से नगर में घूमकर काल के पीछे हजारों की भीड़ देखने को मिली। जुलूस में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए और एकता का परिचय दिया। ऐसा है जब रावण ने उसको अपने अहंकार व सभी देवताओं को अपनी गिरफ्त में लिया, तब काल एक ऐसा था देवता जो हमारा वो उसके बस में नहीं आया, उसकी पकड़ में नहीं आया। मेघनाथ को उन्होंने आदेश दिया कि काल को भी गिरफ्तार करके लाओ। मेघनाथ चारों दिशाओं तीनों लोकों में उसने भ्रमण किया, काल हाथ नहीं लगा। आखिर में काल कहाँ मिलता है? उज्जैन में महाकाल के पास। वहाँ से उसको गिरफ्तार करके तब वो उसको लंका ले जाता है। ये कहानी इसके पीछे है। तो ये जो है काल जो है यम का प्रतीक है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महापौर प्रमिला पांडे ने मंदिर का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। अहम खबर सामने आ रही है। महापौर प्रमिला पांडे ने मंदिर का औचक निरीक्षण किया। नवरात्र आने से पहले मंदिर और आसपास का निरीक्षण किया गया। महापौर के द्वारा मंदिर प्रांगण में बने फूल मिठाई की दुकान को पीछे करने को कहा गया है। तो एक बार फिर से अतिक्रमण को लेकर मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण। बारा देवी मंदिर पहुंची महापौर प्रमिला पांडे। कानपुर से अहम खबर। नवरात्रि आने से पहले मंदिर और आसपास का निरीक्षण किया गया है। तो मंदिर प्रांगण में बने फूल और मिठाई की दुकानों को पीछे करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मंदिर में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लगातार मंदिर प्रांगण में बने फूल और मिठाई की दुकानों को पीछे करने के लिए कहा गया है। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। महापौर प्रमिला पांडे निरीक्षण के लिए पहुंची बारा देवी मंदिर। तो ये सतर्कता नवरात्र आने से पहले नजर आ रही है। नवरात्र आने से ठीक पहले ये निरीक्षण, क्योंकि लगातार किस तरीके से जो फूल और मिठाइयों की दुकानें हैं वो सज जाती हैं, इसको लेकर दिशा निर्देशित भी किया गया है कि इन दुकानों को पीछे किया जाए, स्पेस दिया जाए, क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता है और ऐसे में जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि नवरात्रों में भारी भीड़ देखने को मिलती है बारा देवी मंदिर में। और एक आस्था से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। इसको लेकर महापौर
पहुंची हुई हैं नवरात्र से ठीक पहले निरीक्षण करने के लिए। तो जायजा लिया। ये जो गंदगी है उसको तो साफ है, लेकिन साफ और करा देंगे। और जो आसपास सड़क टूटी होगी उसका पैचवर्क करा देंगे। जो लाइट जल रही है उसकी लाइट की पानी की व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि पूरे शहर के बाहर का ज़्यादा लोग, तपेश्वरी और बारा देवी एक ऐसा मंदिर है जो शहर के गांव वालों की मान्यता है, नवरात्र में लाखों की भीड़ में आते हैं। उनकी सुविधा के लिए सारे कार्य हमारा पार्षद मैं करूँ। इसी बीच फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको बता दें। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है, इजरायल में हुए आतंकी हमले पर विरोध लगातार जारी है। तो भारत के लोग इजरायल हमले को लेकर मजबूती से खड़े हुए हैं। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने इस बात का विरोध किया है। विभागाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। तो कांग्रेस आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए प्रदीप सक्सेना। कांग्रेस की मानसिकता और विचारधारा को आतंकियों को प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। कायमगंज कस्बे का ये मामला सामने आ रहा है। इजरायल हमले को लेकर अब राजनीति नजर आ रही है। फर्रुखाबाद से अहम खबर, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। विभागाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। कि पूरे विश्व में ये आतंकवादी अगर कहीं से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, तो सब जानते हैं वो किस धर्म से आते हैं। और अभी बेगुनाह इजराइल पर रात के अंधेरे में एकदम हमला किया गया, जिससे इजराइल के हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए और हमास आतंकवादियों द्वारा ये हमला किया गया, जिसकी पूरे विश्व के मुस्लिम कंट्री छोड़कर सबने विरोध किया। हमारा भारत ने भी उसका समर्थन किया और आज हम इजराइल में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये हवन किया। इसी बीच गाजीपुर से अहम खबर आपको बता दें। गाजीपुर के डीएम एसपी कार्यालय के महज 100 मीटर की दूरी पर नगर पालिका परिषद के पास लगे 250 केवीए का ट्रांसफार्मर अचानक जलने लगा। ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटें तकरीबन 20 फीट से ज्यादा ऊपर तक उठ रही थी और आग की लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों में हड़कंप, लोगों में भय व्याप्त हो गया। हालांकि ट्रांसफार्मर में लगी आग की सूचना स्थानीय लोगों ने पीरनगर पावर हाउस को दी, जिसके बाद पावर सप्लाई को काटा गया और उतने समय में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ये ट्रांसफार्मर क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था उसकी वजह से ये जला है और त्वरित सूचना बिजली विभाग को दी गई, जिसपे वहाँ के क्लाइंटमैन ने आए यहाँ पर और उनको भी दिखा कि हाँ ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका है और जल भी रहा है। लपट इतनी ऊंची से उसकी आग की लपट इतनी ऊंची थी कि बगल में सूखा पेड़ था वो भी पकड़ लिया पूरा, मतलब करीब 20 फीट ऊंची उसकी लपट थी। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दिया गया, वो भी तुरंत एक्शन लेते हुए वो लोग भी आए और जिस तरह से उनकी टीम ने वर्क किया वो सराहनीय था, क्योंकि आग काफी फैल चुकी थी। बढ़ते आगे, मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस संघर्ष का मूल आधार इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा और विस्तारवादी सोच है। संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार इसे जल्द से जल्द हल किया जाए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए युद्ध की शर्मनाक रिपोर्टिंग करने और अधिकारियों की बहाली के लिए लड़ रहे राष्ट्र को आतंकवादी कहने पर चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि देश के निर्माताओं और विशेष रूप से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा फिलिस्तीनी फौज का समर्थन किया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के मोहल्ला नगमा कैंट 26 वर्षीय युवा का कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने उसे जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना पर कोहराम मच गया। बता दें कि रविंद्र 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी 3 साल पूर्व जिला हरदोई थानापुर हरपालपुर क्षेत्र में गांव कत्ते गांव निवासी युवती लक्ष्मी के साथ शादी हुई थी और मृतक युवक रविंद्र के पिता सर्वेश कुमार वर्मा की 2 साल पूर्व मौत भी हो चुकी है। रविंद्र का छोटा भाई रामलखन 16 वर्ष का है और उसकी एक बहन शांति 22 वर्षीय है, जिसकी शादी हो चुकी है और मृतक युवक रविंद्र की 7 माह की एक बेटी भी है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल